नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती नंदिनी तिवारी, प्राध्यापक हिंदी, शासकीय विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर, अपनी इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमए चतुर्थ सेमेस्टर के पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत आइए रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। आइए रिचर्ड्स पाश्चात्य आलोचना जगत में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। आइए रिचर्ड्स का नाम एक प्रतिष्ठित और दिशा परिवर्तक समीक्षक के रूप में जाना जाता है। इनका पूरा नाम है आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। इनका जन्म सन 1893 में इंग्लैंड में हुआ था। आप मूलतः मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्येता रहे हैं। आपने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ही अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं भी प्रदान की। आपने मूलतः आलोचना के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। आलोचना और अन्य विषयों के संबंध लगभग 12 ग्रंथों की आपने रचना की है। इन सारी रचनाओं का मूल आधार आलोचना, समीक्षा, साहित्य शास्त्र, साहित्य और विज्ञान के संबंध इत्यादि हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। पहला प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, तीसरा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और चौथा साइंस एंड पोएट्री। इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की उन्होंने रचना की है। रिचर्ड्स के पूर्व के परिदृश्य को यदि हम देखते हैं, पाश्चात्य आलोचना जगत में रिचर्ड्स के पूर्व के आलोचना का क्षेत्र जो था, वहाँ क्रोचे का अभिव्यंजनावाद और फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद स्थापित हो चुके थे। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद अपने आप में बहुत प्रखर रूप धारण कर चुका था। फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद की स्थापना करके एक नई पृष्ठभूमि, नया आधार आलोचना को दिया था। ऑस्कर वाइल्ड तथा प्रोफेसर बैडले आदि समीक्षक कला के लिए सिद्धांत के समर्थक थे। अर्थात इनके अनुसार सौंदर्यजन आनंद ही काव्य अथवा साहित्य का चरम मूल्य और प्रयोजन है। इन कलावादियों का मानना था, इनकी मान्यता थी कि कला का मूल आधार सिर्फ कला है। कला अपनी सौंदर्यानुभूति के लिए ही प्रचलित है, उसके कोई अन्य नीतिगत या सामाजिक मूल्य या सामाजिक उपादेयता नहीं है। इस कला के लिए के विरोध में मैथ्यू आर्नल्ड जैसे दिशा परिवर्तक आलोचक कविता में अपने नैतिक मूल्यों के पक्षधर बनकर आते हैं और घोषणा करते हैं कि धर्म और संस्कृति के इस संक्रमण काल में कविता ही हमारा सही दिशा निर्देशन कर सकती है। कला के लिए के विरोध में मैथ्यू आर्नल्ड जैसे प्रतिष्ठित आलोचक पूरी विचारधारा को परिवर्तित करते हैं और कविता को नीति, समाज, सामाजिक उपादेयता आदि से जोड़ते हैं। साथ ही कला के नैतिक मूल्यों के माध्यम से समाज को एक स्थायी दिशा निर्देशन देने की अपेक्षा भी करते हैं। आइए रिचर्ड्स इसी विचारधारा के समर्थक थे। आइए रिचर्ड्स के पूर्व थॉमस लेम्पेकॉक ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इनके विचार थे कि आज की इस वैज्ञानिक उपलब्धियों के युग में काव्य अनुपयोगी है। कवि को मात्र कल्पना जगत में विचरण करने वाला ये मानते हैं। उनके अनुसार आधुनिक युग में कविता और कवि अनुपयोगी हैं, क्योंकि इन वैज्ञानिक उपलब्धियों में इस काल्पनिक जगत की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विचारों के विरोध में आइए रिचर्ड्स अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने काव्य एवं काव्य के मूल्यों की प्रतिष्ठा अपनी रचनाओं में की और मूलतः आइए रिचर्ड्स की आलोचना संबंधी महत्वपूर्ण कृतियां ऐसे ही विचारों के विरोध में सामने आई हैं। इनकी महत्वपूर्ण दोनों कृतियां प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इनकी आलोचना संबंधी विचारों को प्रस्तुत करती हैं। इसके अतिरिक्त आलोचना के नाम पर पूर्व प्रचलित मान्यताओं का भी रिचर्ड्स खंडन करते हैं। उन्होंने इसे झाड़ झंकार की तरह कहा और उनका कहना है कि साहित्य की आलोचना में साहित्येतर अनुषंगों की आवश्यकता नहीं है। वे इसे श्रेयस्कर नहीं मानते, अपितु साहित्य की आलोचना में वे कृति को स्वायत्त मानने के पक्षधर हैं। अर्थात साहित्य की आलोचना में साहित्य के इतर अन्य तत्वों की आवश्यकता नहीं होना चाहिए।
मूल्य सिद्धांत के संदर्भ में हम देखते हैं, आइए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत जो है वो मूलतः आलोचना के संदर्भ में सामने आता है। आलोचना के संदर्भ में रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने कला और काव्य का जीवन से घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। इससे पहले कलावादियों का कहना था कि काव्य का मूल्य सिर्फ सौंदर्यानुभूति के लिए है, वह जीवन के लिए उपादेय नहीं है। लेकिन रिचर्ड्स कला को जीवन से घनिष्ठ संबंधित मानते हैं और अपने पूर्व आलोचकों के मतों का खंडन करते हैं, जो काव्य की सौंदर्यानुभूति के संबंध में उसे जीवन से भिन्न मानते आए हैं। रिचर्ड्स ने, चूंकि वह मूलतः मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए मनोविज्ञान के अनुरूप काव्य को और काव्य के मूल्यों को परिभाषित किया है। काव्य के मूल्यों को मनोविज्ञान के अनुरूप साहित्य की उपादेयता के अनुरूप में वे देखते हैं। सामान्य जीवन में साहित्य की उपयोगिता को उन्होंने रेखांकित किया है। उनके अनुसार, उनका कथन है कि आलोचक मूल्यों का निर्णायक होता है। रचना में मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं और आलोचक उन्हीं रचना के मूल्यों का निर्णायक होता है। उनके आलोचना संबंधी समस्त सिद्धांतों का मूल आधार यही मूल्य सिद्धांत है। उनकी प्रमुख मान्यताओं को हम एक एक करके देखते हैं। उनकी मान्यताओं में हम सबसे पहले देखते हैं, रिचर्ड्स का कहना है, साहित्य सृजन एक मानवीय प्रक्रिया है, अतः इसके मूल्यों का मान भी अन्य मानवीय क्रियाओं की तरह होना चाहिए। साहित्य को जीवन से पृथक मानने वालों के विरोध में वो यहाँ यही कहते हैं कि साहित्य का आह्लाद, साहित्य की अनुभूति, सौंदर्य की अनुभूति अन्य मानवीय अनुभूतियों की तरह ही है। उसे जीवन से परे नहीं परखा जा सकता, जीवन से परे उसका आधार नहीं तलाशना चाहिए। इसके अलावा वे कहते हैं, मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का सीधा संबंध मानसिक आवेगों से होता है। हमारे जीवन में समीक्षा या मूल्यांकन संबंधी जितनी बातें हैं वो हमारे मनोविश्लेषण से जुड़ी हैं, हमारे मन के विश्लेषण पर आधारित हैं। ये मानसिक आधार, मानसिक आवेग दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रवृत्ति मूलक आवेग, दूसरा है निवृत्ति मूलक आवेग। प्रवृत्ति मूलक आवेग अर्थात भूख, लालसा, कामना इत्यादि। निवृत्ति मूलक आवेग अर्थात दुखात्मक, घृणा, वितृष्णा आदि। निश्चित तौर पर मानव मन में ये प्रवृत्ति मूलक आवेग और निवृत्ति मूलक आवेग दोनों का समावेश होता है। इन दोनों का समन्वय ही मानवीय मन होता है। इसलिए इन दोनों प्रकार के आवेगों में परस्पर संघर्ष चलता रहता है। हमारी सारी अनुभूतियां, सुखात्मक और दुखात्मक अनुभूतियां, इन सब का सम्मिलित रूप होती है। रिचर्ड्स आगे कहते हैं, रिचर्ड्स के अनुसार कला का वास्तविक मूल्य इसी में है कि वह ऐसी अनुभूति का संचरण करने में सफल हो जो इन परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के मध्य सामंजस्य लाने में होती है। निश्चित तौर पर सुखात्मक और दुखात्मक अनुभूतियां एक दूसरे की विरोधी प्रतीत होती हैं, लेकिन मानव मन इनका सम्मिलित रूप होता है। इसलिए ऐसी कोई अनुभूति जो इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करे और हमारी सुखात्मक अनुभूतियों को, हमारी प्रवृत्ति मूलक आवेगों को आगे बढ़ाए, वह मूल्य है। रिचर्ड्स इसे समझाते हुए कहते हैं, कोई भी ऐसी कलाकृति अथवा काव्यकृति महान होगी जो हमारे प्रवृत्ति मूलक आवेगों को संतुष्ट करती है। वही कृति श्रेष्ठ होगी जो हमारे प्रवृत्ति मूलक आवेगों को संतुष्ट करती है, हमारी प्रवृत्ति मूलक आवेगों को एक संतुष्टि प्रदान करती है, उन्हें अपना आधार प्रदान करती है। परंतु यह संतुष्टि इस प्रकार होनी चाहिए कि उसके समकक्ष अन्य किसी आकांक्षा की बलि न देना पड़े। हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रवृत्ति मूलक आवेग एक साथ संचालित रहते हैं और एक साथ सारे आवेगों की संतुष्टि संभव नहीं है, लेकिन एक आवेग की तृप्ति के साथ अन्य आवेगों की बलि न देना पड़े, ऐसी ही प्रवृत्तियां जिस साहित्य में उभर कर आती हैं वह साहित्य श्रेष्ठ होता है। इसे और स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, रिचर्ड स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जो आकांक्षा अधिक बलवती होती है वही अधिक महान होती है। निश्चित तौर पर हमारे प्रवृत्ति मूलक आवेगों में जो आकांक्षा, जो आवेग अधिक बलवान होगा, अधिक श्रेयस्कर होगा, रचना में अधिक उभर कर सामने आएगा,
वह रचना को उतना ही अधिक महान बनाएगा, रचना को उतना ही अधिक श्रेष्ठ स्वरूप प्रदान करेगा। रिचर्ड्स इन आकांक्षाओं को भी समझाते हुए कहते हैं, ये आकांक्षाएं भी दो प्रकार की होती हैं, वैयक्तिक आकांक्षा और सामाजिक आकांक्षा। मनुष्य के मन में जिस प्रकार का मन का संतुलन होता है, निश्चित तौर पर व्यक्ति से जुड़कर मन बनता है, समाज बनता है, और समाज व्यक्ति का सम्मिलित रूप होता है, सामूहिक रूप होता है। लेकिन व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत चेतना भी उसमें जुड़ी होती है। सामूहिक रूप पर हम अनेक प्रकार के मूल्यों की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप पर में उनसे कुछ मतभेद भी हमारे हो सकते हैं। वैयक्तिक आकांक्षाएं और सामाजिक आकांक्षाएं, दोनों प्रकार की आकांक्षाएं मन में निर्भर रहती हैं। प्रायः मनुष्य की इन दोनों आकांक्षाओं के मध्य भी संघर्ष चलता है। हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि सामाजिक मूल्यों के निर्वहन में कई जगह हमें अपने व्यक्तिगत मन की, व्यक्तिगत आकांक्षाओं की बलि देनी होती है, और कई जगह हम अपनी वैयक्तिक आकांक्षाओं को सामाजिक आकांक्षाओं के ऊपर रखते हैं। इन दोनों आकांक्षाओं के मध्य निरंतर मनुष्य के मन में संघर्ष चलता है। आमतौर पर जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, सामाजिक नैतिकता अधिक मूल्यवान होती है और वैयक्तिक नैतिकता उससे हीन होती है। परंतु रिचर्ड्स के अनुसार यह कोई नियम नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। कई बार वैयक्तिक नैतिकताएं सामाजिक नैतिकताओं की तुलना में अधिक महान और उच्च सिद्ध होती है। सामाजिक मूल्यों का हनन करके कई बार उन्हें तोड़कर नए मूल्य निर्धारित करने होते हैं, और वैयक्तिक मूल्य जो हैं उनसे श्रेयस्कर भी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि सामाजिक मूल्य ही श्रेयस्कर हों। आगे रिचर्ड्स लिखते हैं, काव्य सृजन अथवा पठन से रचनाकार एवं पाठक की मनस्थिति पूर्णतः संतुलित होकर विश्रांति प्राप्त करती है। काव्य की सृजन प्रक्रिया और पाठक के लिए उसका श्रवण या पढ़ना उसके मन की विभिन्न अनुभूतियों के मध्य सामंजस्य स्थापन का कार्य करती है। काव्य के सृजन से और उसे पढ़ने से रचनाकार के मन में या पाठक के मन में विभिन्न प्रकार के जो आवेग होते हैं वह संतुलित होते हैं, उनको समन्वय मिलता है। समन्वय की स्थापना, सामंजस्य की स्थापना की बात यहाँ पर मनोवैज्ञानिक तरीके से रिचर्ड्स रखते हैं, और इन मनोविकारों की विश्रांति से मनुष्य को मानसिक शांति की स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए अन्य मौलिक मानवीय प्रक्रियाओं से काव्य अधिक मूल्यवान है कि अन्य मानवीय प्रक्रियाएं जो हैं वह विश्रांति की, संतुलन या सामंजस्य स्थापन की अवस्था तक नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन काव्य अपने अनुभूति के माध्यम से व्यक्ति के मानसिक स्थितियों को संतुलन भी प्रदान करता है। इसलिए काव्य अधिक मूल्यवान है, ऐसी रिचर्ड्स की मान्यता है। रिचर्ड्स का कहना है कि आज के इस भौतिकतावादी युग में काव्य का और अधिक महत्व है। भौतिकतावादी युग में जैसे जैसे लोग साहित्य और काव्य से दूर होते जा रहे हैं, रिचर्ड्स यहाँ अन्य पूर्व आलोचकों को उत्तर देते हुए लिखते हैं कि भौतिकतावादी युग में काव्य अनुपयोगी नहीं है, बल्कि और अधिक उपयोगी है, क्योंकि यही वह साधन है जो कविता और साहित्य के माध्यम से हम सामाजिक मूल्यों की स्थापना कर सकते हैं, गिरते हुए पतनशील समाज को इन मूल्यों से संरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि आज के इस युग में संस्कृति के अवमूल्यन के कठिन दौर में मानव मन को संतुलित कर काव्य उसे शांति प्रदान करता है, इसलिए आज के दौर में इसका मूल्य और अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार अपने पूर्व आलोचकों को यहाँ पर जवाब देते हुए वे काव्य की अनुपयोगिता को हटाकर उसे उपयोगी सिद्ध करते हैं। रिचर्ड्स मूलतः मूल्यवादी आलोचक हैं, इसलिए कविता के उपयोगितावाद या मूल्यवाद की स्थापना करते हैं और कला के लिए सिद्धांत का विरोध दर्ज कराते हैं। कला का मूल्य सिर्फ कला के लिए नहीं है। उनके अनुरूप कला अथवा काव्य तभी महान होंगे जब वे मानव सुख में अभिवृद्धि करें, मानव की मानसिक सुख को बढ़ाने का कार्य करे, मानव के मन में विश्रांति पैदा करे, उसके विभिन्न मनोभावों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सुख में वृद्धि करे, दुख का उद्धार करे, उसके निवृत्ति मूलक आवेगों को संतुष्ट करे, हटाए,
तथा परस्पर मानवीय सहानुभूति का विस्तार करे तथा मानव मानव के बीच में संवेदनाओं का विस्तार करे और निरंतर करता रहे। जो साहित्य इन सारी अपेक्षाओं को पूरा करता है वही साहित्य श्रेयस्कर होगा, वही साहित्य महान होगा, ऐसा रिचर्ड्स का कहना है। रिचर्ड्स साहित्य के प्रभाववादी मूल्य को भी स्वीकार करते हैं। साहित्य के आंतरिक मूल्यों के साथ कला पक्ष की भी बात करते हैं। कला पक्ष जितना सुंदर होगा उतना ही वो प्रभावित करेगा। साहित्य के प्रभाववादी मूल्य को भी वे स्वीकारते हुए कहते हैं, जो कविता श्रोता या पाठक के मन को जितना अधिक प्रभावित कर सकती है वह उतनी ही महान कहलाएगी। जो रचना पाठक या श्रोता के मन के विभिन्न विरोधी विचारों के मध्य सामंजस्य स्थापित करके उसे शांति प्रदान कर सके, उसे प्रभावित कर सके, उसके भीतर के मूल्यों को जागृत कर सके, जितना अधिक वो ऐसा कर पाएगी, जितना अधिक प्रभावित कर पाएगी, वो उतनी ही श्रेयस्कर और उतनी ही महान कहलाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आइए रिचर्ड्स कला का मूल्य अंतर्मन की विविध परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के मध्य अधिकाधिक सामंजस्य स्थापित करने में मानते हैं। मानव मन के बहुविध अनुभवों के मध्य विविध विरोधी प्रवृत्तियां जो हैं उनमें जितना अधिक सामंजस्य स्थापन हो पाता है वह उसका रचना का या कला का मूल्य है, ऐसा रिचर्ड्स का कहना है, ऐसी रिचर्ड्स की मान्यता है। धन्यवाद।